ये हमारे पास में कार्बन है, और जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो कार्बन को आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सा नया सिस्टम आ गया इसमें है? ये कार्बन है हमारे पास में ना, ठीक है, कार्बन है। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि इस कार्बन से, इसी कार्बन से ना, आप इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 3 बचेंगे। और उस कार्बन का रिप्रेजेंटेशन आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, C, और यहां पर आपने क्या जोड़ दिया? लेट्स सी, हाइड्रोजन जोड़ दिया। आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मार्कर स्लो चल रहा है, मेरा मार्कर का मूवमेंट स्लो हो रहा है, लग रहा है, लैगिंग लग रहा है ना? आधे लोग के बोर्ड की तरफ देख नहीं रहे अब। सो इजी, आप करते रहो जो करना है आपको, फोकस से देखोगे तो लगेगा ऐसा। देखो, बहुत बड़ी समस्या है ये तो। आज बोर्ड भी ये चाहता है कि हटाओ इसको, क्या रोज रोज ये पढ़ाते रहते हो। मेरी गलती नहीं है इसमें, देखो मैं तो चाहता हूँ ऐसा कुछ। ये लोग हम सब समझ रहे हैं, आपको नहीं पढ़ाना है ना। सवाल पूछ लेते हैं आज, तो बैलेंस कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। क्लास चेंज करनी पड़ेगी भाई अपने को, फिर ये बोर्ड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, तो क्लास जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। दूसरे से ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये तो काम कर रहा है बराबर, नहीं ये भी स्लो है। कई लोग बुरा मान रहे हैं मेरी बात का, मत मानो यार, आज माफ कर दो मुझे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, जो भी जैसे हालात हैं उनमें करते हैं, क्या है, क्या कर सकते हैं। और तो सब लोग इस चीज़ को प्रॉपर्ली नोट डाउन करिएगा एक बार। अगर आप लोगों को जो मैंने इससे पहले 2 क्लासेस में पढ़ाया है, अगर उसमें कोई डाउट है तो आज की क्लास के बाद में आपको डाउट नहीं होगा। और अगर आपको आज की क्लास के बाद भी डाउट है तो आपको ज़िंदगी भर डाउट रहेगा, है ना। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे पास में कार्बन है और ये इसके 4 सितारे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं और इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो ये बनता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन जो है वो आपको बहुत सारी रिएक्शंस में देखने को मिलता है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक आपके पास में होता है सबस्ट्रेट और एक क्या होता है रिएजेंट, उससे क्या बनता है। तो कार्बोकेटाइन जो है वो एक टाइप का इंटरमीडिएट, ठीक है। और इन इंटरमीडिएट्स को सरवाइव करवाने का काम किसका है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स का। वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं और दूसरे वो जो रिलीज करते हैं, ठीक है।
अगर मुझे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करवाना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे कि खींचना पड़ेगा? देना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ रहे हैं आप लोग? अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता कहाँ है वो आप देखिए। तो SN1 रिएक्शन एक बहुत फेमस रिएक्शन है, SN1 नाम सुना है सब लोगों ने। उसके अलावा E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन आप एग्जाम्पल की बात करें तो आप बात कर सकते हैं इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का निर्जलीकरण जो होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल का निर्जलीकरण। वाटर आपने बाहर निकाल दिया, कार्बोकेटाइन बनेगा। और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, यस, रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन ठीक है। मान लीजिए आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। क्या किया आपने? बोलो तो सही यार। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। अभी कितने हैं? 4 और 1 कितने होते हैं? 5, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो 5 हो जाएंगे। 5 होने का मतलब क्या हुआ? हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 5 के बाद में इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 की। तो 3 से बॉन्ड बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2। मतलब आप एक एज इट इज लोन पेयर की फॉर्म में रख सकते हैं और बाकी जो है आप ऐसे पुट कर देंगे। 3 हाइड्रोजन भी आपने जोड़ दिए यहां पर, तो ये ऐसा। कौन सा चार्ज आएगा यहां पर? नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस तरफ बात की जाए, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने। क्या किया आपने? कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग। और 3 हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई छेड़छाड़ आपने नहीं करी, सिर्फ क्या कर दिया आपने? 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो यहां ऐसा बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा। इस करामात को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक। अच्छा, फ्री रेडिकल कहां बनता है? वुड्स रिएक्शन में बनता है और फिटिंग रिएक्शन में बनता है। एक फिटिंग रिएक्शन भी होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? और ऐसे ही एक वुड्स फिटिंग भी होती है। इन तीनों रिएक्शन में क्या बनता है? फ्री रेडिकल। और ये कहाँ बनता है? FSR में बनता है। FSR मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। और R मतलब होता है रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया। इसके अलावा ये आपके पास में बनता है उल्मान रिएक्शन में, उल्मान रिएक्शन में बनेगा। और उसके अलावा बनता है कौन सी रिएक्शन में? सॉरी, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस तो बिल्कुल बनता है। हुंस-डिकर रिएक्शन में। हाँ, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख सकते हैं। कोल्बेज विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड की बात तो अपन आगे करेंगे, अभी इतना ही बहुत है, कई लोगों के ऊपर से चला जाएगा।
ये बहुत इतना। तो हमारे पास में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है? एक कार्बोकेटाइन। और इसके लिए स्टेबलाइजिंग कौन होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ठीक, कहां बनता है ये? SN1 E1, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और कहां बनता है? ईथर की रिएक्शन जो आप HI से करवाते हो, आपको पता है, नहीं पता होगा, कि जितनी भी SN1 और SN2 रिएक्शन है वो ईथर और अल्कोहल दोनों ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड है। आगे समझेंगे इसको, अभी सिर्फ लिख देता हूं मैं, ईथर प्लस HI, जिसमें एक टर्सरी ग्रुप होता है। आगे समझेंगे इसको, अभी कुछ नहीं समझा रहे। कार्बेनाइन की बात की जाए तो ये आपको दिखता है कहां पर? RMgX, R2CD, R2CuLi। इन सभी में जो रिएक्टिव पार्ट है वो कौन है? R-। ये मेटल है, यहां क्या होगा? एक R- Mg 2 + X-। अरे यहां देख लो, सब आपस में टिप्पणी में लगे हुए, पता नहीं क्या देख रहे हैं। R2 है यहां पर, एक CD है +2 है, CD है +2, ये क्या होंगे? 2 R-R-। ये क्या है? Cu+1 Li+1, और ये दोनों क्या है? R-R-। ठीक है, ये तो क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कौन है? इसको बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। आगे पढ़ेंगे इन सबको अपन। इसका नाम क्या है? बस इतना बहुत है। आगे देखो, मानो यहां पर हमने कुछ नहीं किया, नथिंग, NOTHING, नथिंग, और सिंपली 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो कुछ ऐसा नमूना बनता है। ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इस जमीन चक्र को हम लोग बोलते हैं नागिन कार्बिन। तो मेरे पास में कार्बन है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो क्या बना? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आपको कौन कौन सी रिएक्शंस में दिखता है? SN1 में दिखता है, E1 में दिखता है। बालक आप साथ में नहीं बोल रहे तो कैसे समझ में आएगा आपको? LSRW सीखने का बेसिक तरीका होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। सेकंड स्टेप ही गायब है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि माता का जगराता जो है उसमें तेज आवाज हो, है ना, सारे भगत आपस में कूदे, इसलिए नहीं करा रहा मैं ये सब। इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि आप लोग की खोपड़ी में कम से कम 2 पेज तो घुस जाए कि आप घर वालों को, अगर मान लो घर वाले आपसे पूछे क्या पढ़ गया आया, तो आप ये बोल सकते हो फिर रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, कार्बीन। वो बोले हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना आप लोगों में कि यार हाँ कुछ तो बोला है उनको यार, ताकि वो आगे कुछ पूछे ही ना। अरे इतना तो याद रहना चाहिए कम से कम। चलिए, तो कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ बनता है? SN1 और अल्कोहल का निर्जलीकरण, वाटर बाहर निकाल दिया अल्कोहल से, मतलब दारू से।
बताओ, इतना घटिया काम किया है अपन ने। दारू में पानी डालो यार, ये सही बात नहीं है। यहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, सब लोग यहां देख रहे हो, किसको जोड़ा? फिर क्या जोड़ दिया इसमें? तो क्या बनता है? हाथी का बच्चा कार्बेनाइन। आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? RMgX, R2CD, R2CuLi, ये अपन सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमने कुछ नहीं किया, हमने कछु नहीं किया। एक तो होता है कुछ, और ये कछु जो वर्ड है ये कहाँ यूज करते हैं? कौन से स्टेट का वर्ड है ये? जोधपुर स्टेट है। तुम खड़े हो जाओ, इसको थोड़ा पानी पिलाओ। आज किसी शिवालय से आ रहे हो सुबह, जहां घोटी भांग मिल गई हो तुम्हें? बेटा जोधपुर कब से स्टेट हो गया? ऐसे क्या करते हो तुम? अपनी, अगर तुम्हें अपनी दलील देनी तो दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं। हाँ, कछु कहाँ यूज करते हैं? हाँ, राजस्थान में इस्तेमाल करते हैं। भरतपुर में भोजपुरी है। स्टेट का नाम भी भोजपुरी है। कछु नहीं किया है ना। अब तुम लोग यहां ये भी नाम ध्यान रखने अपने को है ना, ये कछु कुछ तो होते रहेंगे। हाँ, तो इससे क्या बन गया यार? आवाज नहीं आ रही क्लास में, खत्म कर देंगे इस क्लास को, मतलब नहीं। अलग जनता जोश में आ रखी है। हाँ ठीक है, यहां पर बताओ, ये और ये मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? और कौन सी रिएक्शन? और कौन सी रिएक्शन? और कौन सी रिएक्शन? इन सब में क्या बनता है? ये हाथी का बच्चा। पक्का समझ में आ गया सभी? अब कार्बीन का एक और भाई है, नागिन, सॉरी, कार्बीन का एक भाई है, बहन बोल सकते हैं, एक प्यारी और बोल लो बेटा, बोल लो। आज तो वैसे भी होली है तो कुछ भी बोल सकते हो, तो मतलब उसका नाम है नाइट्रीन। तो भी नागिन तुम लोग चिल्ला तो रहे हो, और मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा और तुम्हें नहीं आया तो फन समय तुमको बाहर भेज दिया जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग? नाइट्रीन है। नाइट्रीन का मतलब ऐसी नाइट्रोजन। कार्बन का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन जो 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो पहले कितने बनाए हुए हैं? जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3, है ना। 2 और कब बना सकता है? जब एक ही बनाया हुआ हो। जैसे हमारे पास मनीष ने कल बताया था कि मनीष 5 रोटी सुबह खाता है। कम हो गया? क्यों? नजर लगा दी इन लोगों ने। एकदम से कम कैसे किया मनीष? व्हाट हैपेंड? चलिए, मनीष 3 रोटी खाता है। मनीष इज नाइट्रोजन, लेट्स सी। तो मनीष ने मात्र 1 रोटी खाई हो। मेरी बात कर लेता हूं, हटाओ यार, तुम इतना घबरा जाते हो यार, सारे डरपोक हो तुम सारे के सारे। रोटी दारू बीड़ी में क्या मतलब, क्या डर लग रहा है तुम्हें? अच्छी चीजें हैं। तो गांव का जीवन इन्हीं के दम पे चलता है। 3 चीजें होती है बस वहां पर, रोटी, दारू और बीड़ी, बस। आप में से कितने लोग गांव से हैं बताओ एक बार? और ये बाकी लंदन से कौन है? हाथ खड़े करो एक बार भाई, लंदन वाले हाथ खड़े करो। ओके, तो मान लीजिए मैं दुर्लभ की बात कर लेता हूं। दुर्लभ जो है एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है। खाते हो? 3 तो खाते हो ना? 2-3 खाते हो। और मान लो किस दिन इसने 1 ही खाई, तो अभी और कितनी खा सकता है? और नाइट्रोजन की बात की जाए कि नाइट्रोजन एक बार में 3 बॉन्ड बनाता है, 1 ही बना रहा है, कितने और बना सकता है? तो नाइट्रीन का मतलब क्या होता है? ऐसी नाइट्रोजन
जो 2 बॉन्ड और बना सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रीन। उसके नाम की वजह ईन लग गया है ना। तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी प्यारे साथियों, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। एन, ये दोनों नाइट्रोजन और ये लोन पेयर। नाइट्रोजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5। तीन होते हैं, उसमें से एक से बॉन्ड बन गया, कितने बच गए अनपेड? और 2। तो इन 2 से भी और बॉन्ड बन सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रीन। और नाइट्रीन जो है वो कहां बनेगी? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। अरे ये तो पहले एल्डिहाइड कीटोन से बन जाएगी नाइट्रीन। नाइट्रीन बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए उसमें? क्या कॉमन सेंस नहीं है? तो एक बहुत फेमस रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो नाइट्रीन जो है ना, नाइट्रीन ऐसा बना देते हैं उसको, एक बॉन्ड बना रखा है, एक लोन पेयर, 2 से बन सकता। कौन कौन सी रिएक्शन में बनता है? HB D, अब आप लोगों को ये बात महसूस हो रही होगी कि मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रहा था उस वक्त। देख लो बोर्ड के हालात। तुम लोग तो हंस रहे थे, बोले सास सर का मन नहीं है पढ़ाने का। ऐसा नहीं है, मेरा बहुत मन था पढ़ाने का, बोर्ड मेरे साथ में नहीं है। HBDR और कर्टियस रिएक्शन और स्मिट रिएक्शन, ये दोनों जो रिएक्शन है ना, कर्टियस और स्मिट, ये एनसीईआरटी में नहीं है भाई। तो होती तो क्या फर्क पड़ जाता? हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, है कि नहीं है, आई डोंट केयर। और जब भी नाइट्रीन बनता है, जब भी कौन बनता है, तो बनते ही ये रीअरेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये रीअरेंज होना किसका एक्सक्लूसिव फीचर है कि होगा ही होगा? नाइट्रीन का। कार्बोकेटाइन भी होता है रीअरेंज, लेकिन जरूरी नहीं कि हो, डिपेंड करता है आसपास के हालात कैसे हैं। लेकिन जब भी नाइट्रीन बनेगा क्या हो जाएगा? ये रीअरेंज। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? पुनर्विन्यासित। क्या हो जाएगा? पुनर्सन्यासित नहीं, विन्यासित। तो कार्बीन का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन जो 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो पहले से कितने बनाए हुए उसने? 2। उसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बीन। और कार्बीन का साथी कौन है? देखो कार्बीन अपने सिलेबस में नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि कार्बीन से क्वेश्चन आएगा, तो अपन उन रिएक्शंस की बात भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि कार्बीन का बेसिक यूज जो आपके रिंग होती है उसकी साइज को एक्सपेंड करने के काम आता है। वो कैसे आता है अपन आगे पढ़ेंगे। 2 कार्बन आप इंसर्ट कर सकते हो, मतलब एक कार्बन इंसर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, वहाँ पर आप रिंग फॉर्मेशन कर सकते हो। वो अपने कोई काम का नहीं, अपने को इस पे ध्यान देना है। कार्बन की साथी कौन है? नाइट्रीन। ये 200% सिलेबस में है, बिल्कुल है। और कौन कौन सी रिएक्शन में फॉर्म होती है ये? HBDR मतलब हाफ मैन, चड्डा मैन है ये। ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन? और कौन सी रिएक्शन? इसको आप स्कूल के नाम से ध्यान रख सकते हो, SCH, स्कूल। जा रहे हो क्या तुम लोग कहीं? फिर कैसे यहां से वहां भागने की कोशिश कर रहे हो? SCH बोले तो S फॉर, यार आवाज तो आती है, C फॉर, H फॉर हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ज़्यादातर रिएक्शन यही आपको दिखेगी आपके सिलेबस में।
हालांकि और भी कुछ एक रिएक्शन है, बट मोस्ट ऑफ तो यही है। अच्छा, कार्बोकेटाइन और कहाँ बनता है? तो यहां भी बनता है। दो बहुत जानी मानी रिएक्शन है, उनका तो अपने नाम जिक्र ही नहीं किया। अगर उसका जिक्र करते तो 2-4 महीने तो गुजर जाते। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन रिएक्शन ने बहुत नाम कमाया अपना जिंदगी में। EAR मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक, अरे जोर से बोलो। E मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक। A मतलब एडिशन, R मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया हिंदी में बोलेंगे, और ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ESR। इन दोनों में भी कार्बोकेटाइन ही बनता है। तो ये बहुत फेमस रिएक्शंस दोनों। तो अगर मेरे पास में कार्बन है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो क्या हुआ? ठीक है ना? कहाँ कहाँ बनता है वो? ठीक है, ये सब अपन बाद में डिस्कस कर ही लेंगे। और अगर आप कुछ नहीं करो, सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या बनेगा? कहाँ कहाँ बनता है वो? इनको हिंदी में भी वुड्स ही बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी का नाम माइकल है तो हिंदी में साइकिल नहीं हो जाएगा, ये तो पता है ना सबको। वुड्स मतलब वुड्स ही है। FSR मतलब उल्मान रिएक्शन और हुंसडीगर रिएक्शन और कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब में क्या बनता है? और यहां पर अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं करें, 2 हाइड्रोजन जोड़ दें, तो क्या बनेगा? उसकी एक सिस्टर का नाम क्या है जो कहाँ बनती है? सिमिट, कर्टियस, हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, उसके बाद 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो उससे क्या बनेगा? कार्बन है। क्या बनेगा? एग्जाम्पल, एक ट्रांजिशन फेज के तौर पर कार्बेनाइन जो है इवन CB रिएक्शन में भी बनता है। इवन CB एक रिएक्शन है, उसमें भी इसका फॉर्मेशन होता है। वो क्या होती है वो सब बात की बात है, अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, लिख लेते हैं फिर। इवन CB रिएक्शन, CB मतलब है कॉन्जुगेट बेस, है ना? इवन CB रिएक्शन है, और ट्रांजिशन के तौर पर E2 रिएक्शन में बनता है, बट उसको अपन पूरा कार्बेनाइन नहीं बोल सकते हैं, दैट इज द ट्रांजिशन फेज ओनली। इवन CB रिएक्शन। तो ये एक हमारे पास में कार्बन है, वो तो एंडोथीलियम हो गई, ये एपिथीलियम है। ये तो होता है ना एंडोथीलियम एपिथीलियम। तो ये सब लोगों को याद रहेगा पक्का? अभी पूछ सकते हैं किसी से भी। तो कार्बेनाइन कहाँ कहाँ बनता है, बता सकते हैं एग्जाम्पल? बताओ। RMGX, इवन CB रिएक्शन में। बाकी सब में तो R R R है, यहां पर E है। बहुत बढ़िया। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है? वुड्स, वुड्स, फिटिंग, फिटिंग, और ये सब हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसको हटा दूं मैं? कल हमने बताया था कि हमारे पास में कौन होता है? प्लस एक कौन होता है? उससे बनता है इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ये स्टेबलाइज होते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय
जिनका नाम हमने बताया इंडक्टिव इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रेरण प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं अति संयुग्मन और रेजोनेंस, अपवाद और इलेक्ट्रोथेरिक नहीं, मेरिक। अरे इलेक्ट्रोथेरिक नहीं होता है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय हो। आप इतना जोश दिखा रहे हैं होली वाले दिन, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। पिछली बार तो जब क्लास हुई थी होली वाले दिन तो लोग यहीं लेट गए थे, सब भांग पी के आए थे। इसका मतलब हमने आज कुछ मिस कर दिया। लास्ट टाइम एक्चुअली क्या था कि बाहर 4-5 बाल्टियां रखी हुई थी भांग की। अब ये लोग सोच रहे अब की बार क्यों नहीं रखी फिर। था कि नहीं था ऐसा? आकाश बताओ इन सबको यार। तो कई लोग तो बाल्टी में गिर गए थे, बोले मैं गिलास से पीनी नहीं है। खैर जो भी है, तो हमारे पास में क्या होता है? सबस्ट्रेट। और एक क्या होता है? उससे क्या बना? उसको अपन स्टेबलाइज किससे कर रहे हैं? अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। एक एक लाइन में समझेंगे आज इनको, फिर डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? चार पांच लोगों को पता है, आप बताइए प्लीज। बैठिए, वेरी गुड, गुड एफर्ट। शिफ्टिंग होती है इसमें पहली बात तो, और शिफ्टिंग जो होती है वो किसकी होती है? यस, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन बोले तो शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ सुयोग बैठा है ना, सुयोग को मैं कहता हूँ कि यहाँ से खड़े हो जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ। इस केस में सुयोग का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। चाटा मारूंगा अभी खींच के, ट्रांसफर हो गया। और अगर मैंने सुयोग को बोला कि पीछे वाले को नहीं दिख रहा है, इस तरफ क्या हो जाओ, जगह चेंज नहीं करी इसने, है ना, हल्का सा ये यहां से डेविएट हो गया। मतलब जो कनेक्शन है इसका अभी भी मेंटेन है। यहां देखो, ये मान लो मार्कर है मेरे हाथ में, है ना, और मैं इसको इन दोनों के बीच से यहां ले आता हूं, तो इस मार्कर का इस हाथ के साथ में कनेक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज ट्रांसफर। अगर कनेक्शन मेंटेन है और ये मार्कर मान लीजिए इस तरफ ऐसे चला गया, व्हाट इज दिस? शिफ्ट। कनेक्शन इज मेंटेन स्टिल। जैसे मैंने अगर, जैसे मान लीजिए यहां पर ये सुयोग बैठा है, इसको मैंने बोला कि इस तरफ खिसक जाओ, शिफ्ट हो जाओ, मतलब क्या? मेंटेन योर कनेक्शन एंड चेंज योर पोजीशन। समझे क्या बोला? मेंटेन द कनेक्शन। किसके साथ में कनेक्शन है इसका? ऊपर वाले के साथ में, बेंच के साथ में, है ना। तो मेंटेन योर कनेक्शन एंड चेंज योर पोजीशन, व्हाट इज दिस? शिफ्टिंग। और अगर मैं बोलता हूं यहां से वहां चले जाओ, तो डिस्कनेक्ट योर कनेक्शन एंड मूव देयर, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? शिफ्टिंग। ट्रांसफर की भी आगे बात करेंगे, वो रेजोनेंस में होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, लेकिन यहां क्या होता है? सिर्फ शिफ्टिंग। गोलू जी गोल बोल मत करो सबको। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू, समझ गए? बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा आसान सवाल आपसे पूछता हूं, आगे चलते हैं थोड़ा सा।
ये 2 3 4 5 सिनेरियो अपन लेते हैं। पहले तो एक सिंपल सा सिनेरियो ले लेते हैं। ये टाउल है, नहा सकते हैं इससे, ठीक है। ऊपर कार्बन दिख रहा होगा, नीचे हाइड्रोजन दिख रहा है, फिर कार्बन दिख रहा है। अच्छा, इस कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp6 लिख दूं? पक्का? इसका बताओ तो। पक्का? क्या बात है यार, तुम्हें तो याद है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 0.75। वेरी गुड। अच्छा, ऊपर वाले का कितना होता है? कई लोग तो ये बोल देंगे सर ऊपर वाले की माया तो वही जाने सर। 2.50। बहुत बढ़िया बालकों, बहुत बढ़िया, टैलेंट तो है तुम्हारे में। अब क्या होगा इस केस में? इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे? अरे देखो तो सही, किसमें ताकत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की? ठीक है, तो नीचे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, शिफ्टिंग इस तरफ होगी। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाथी का बच्चा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो ऊपर है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए प्लस, और इसने लिए तो इसका माइनस। और वैसे भी आपको पता ही है जो रिलीज करता है उसको, जो भी, जैसे मान लीजिए आपने भिखारी को या किसी को, किसी इंसान को आपने हेल्प कर दी, तो उसको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा उसको इतना, यार इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता है, ये नियम है। चाहता है क्या हेल्प लेना? मतलब उसको बेकार लगेगा कि यार मुझे हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं सर, हम तो सहारे के भरोसे जिंदा हैं। नॉर्मली दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी दैट दे हैव ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ ईगो कि यार मैं ये किसी हेल्प नहीं लूंगा। बट अगर हेल्प ले लेता है तो हेल्प देने वालों को कैसा लगेगा? सब छोटे अपने से, ले जा। वो खुद को पुष्पा समझेगा, मतलब फायर, और उसको कुछ नहीं समझेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर भी जो दे रहा है he becomes positive mentally. Yeah, yes, take it away, I don't have any issue. Do you have any tissue? Because you're gonna cry after that. तो यहां पर अपने पास में इसका इफेक्ट कौन सा हो गया? इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस आई, प्लस आई, बस इतना सा है। इट इज वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए हमारे पास में ये है CH3Cl, कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन? पक्का? कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज, कौन सा इफेक्ट? जो देगा उसका, जो लेगा उसका, जो लेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जो देगा उसके ऊपर। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये बेसिक आइडिया है, डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए। समझ गए? नोट डाउन करो एक बार, देखिए 3 शब्द ऐसे हैं, इसको हटा दूं मैं? 3 शब्द ऐसे हैं, 3 शब्द, 3 वर्ड्स। सर इसमें आप क्या बोलोगे? आई हेट यू। 3 वर्ड्स ऐसे हैं, शिफ्टिंग, ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन। ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बताता हूं इन तीनों में। पहले तो हिंदी बता देते हैं इनकी। विस्थापित, विस्थापित होना, स्थानांतरण,
विस्थानीकृत, विस्थानीकृत, ये इनकी हिंदी है साहब। ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स में आपको ये वर्ड्स बार बार सुनने को मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं कि इनमें अंतर क्या होता है। शिफ्टिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे गोलू को पीछे से नहीं दिख रहा था, है ना, तो इसने अपने दोस्त मोलू को बोला कि इस तरफ शिफ्ट हो जाओ, है ना, तो ये शिफ्ट हो गया बिना अपना कनेक्शन चेंज किए। ठीक है, अब गोलू मोलू आपस में बहुत देर से बात कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि यार तुम खड़े हो जाओ, यहाँ से उधर जा। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। अब जैसे मैं यहाँ से चला गया तो मोलू वापस यहाँ आ गया, तो जहाँ गया तो था लेकिन फिर से आ गया, इसको क्या बोलेंगे? डीलोकलाइजेशन। चला गया तो ट्रांसफर है, नहीं गया थोड़ा शिफ्ट हुआ तो शिफ्टिंग है, जाके वापस आ गया तो रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है। समझ रहे हो? इन तीनों को नोट कर लेना। तो डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है? जाके फाचा आ गया, फाचा मतलब वापस आ गया। कभी कभी अजमेर की लैंग्वेज भी यूज करनी चाहिए भाई। ट्रांसफर मतलब चला गया। और शिफ्टिंग मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, ये और भी सही शब्द लेके आए, खिसकना। शाबाश बेटा शाबाश। तो जो शिफ्टिंग है वो कहां पर होती है? इंडक्टिव इफेक्ट में, और परमानेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? परमानेंट ही होगा। बहुत बढ़िया। तो हमने ये बोला, एक हमारे पास में कौन था? सबस्ट्रेट। एक कौन सा? उससे क्या बना? ये स्टेबलाइज किससे हो रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? इंडक्टिव इफेक्ट कोई ऐसा इसको नहीं आया समझ में? चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ, अब शब्दों पे गौर करिएगा, वहां क्या बोला था, यहां क्या बोल रहा हूं? ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम। वाह, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रीदिंग कर रहे हैं बराबर? ब्रीदिंग तो सभी कर रहे हैं, कई लोग इसमें भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या करोगे? जमीन चक्रों, ब्रीदिंग तो सभी लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को जो प्रैक्टिस बोली ये आप लोग कितनी देर करते हो? मैं यही काम 2 घंटे रोज करता हूं। सर आपके पास कोई काम नहीं है क्या? कोई नया काम ढूंढो सर, मतलब क्या यही चीज करते रहते हो आप? तो आप भी किया करो, 2-1 घंटे तो किया करो कम से कम। तुम लोगों के पास इतना टाइम होता है और तुम लोग मना कर रहे हो, तुम बेवकूफ हो, बहुत बड़े बेवकूफ हो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की कमी है तुम्हारे में भी। जब भी आप फ्री हो तो आपको यही ध्यान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, बस ये कर रहे हो। और अगर ये सब तुम्हें नाक वाक नहीं पकड़ना है तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेके डीप ब्रीदिंग करके अगर 1 गिलास पानी पी लेते हैं और वो अगर हल्का सा गुनगुना हो तो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी 25% से बढ़ जाती है इमीडिएटली।
बट एफिशिएंसी के लिए पहले से क्रेनियम में कुछ होना चाहिए अंदर। अगर आपकी क्रेनियम रदरफोर्ड के मॉडल को फॉलो करती है और उसकी स्ट्रक्चर जो है किसी एटम से रिजेंबल खा रही है कि उसका 99% भाग खोखला है, तो उस केस में आप चाहे खोपड़ी के ऊपर गरम गरम पानी डाल दो तब भी कुछ नहीं होगा। तो आप अगर ब्रेक के टाइम पे सिर्फ 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं और ब्रीदिंग कर लेते हैं तो यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी। और ये पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में किसी भी सेगमेंट में काम करेंगे तो आप अगर एक्सट्रीमली एफिशिएंट बनना चाहते हैं तो उसका सिर्फ यही रास्ता है। सिर्फ यही रास्ता, और कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा। बाकी आप लोगों की मर्जी। खैर यहां गौर करिए, आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ये और कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ खास डिफरेंस फील नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका बायां नॉस्ट्रिल है, नासा छिद्र जो है, हमें हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदी भी आती है, घबराओ मत तुम लोग। कई लोगों को लगता होगा कि सर को हिंदी नहीं आती, तुम लोगों से ज़्यादा आती है। अब मेरी बात सुन लो एक बार, आप इससे पूरा एफिशिएंसी के साथ में डीप ब्रीदिंग करिए, मतलब जितनी देर आप खींच सकते हैं उतनी देर खींचिए। इससे ये नहीं कि आपका ये बायां हिस्सा फूल जाएगा, बोले सर बाएं से खींचे बाएं पे असर क्यों नहीं आ रहा है, आगे जाके तो मिल जाते हैं ना दोनों, या नहीं मिलते हैं? कई लोग डाउटफुल है, हाँ यस ये तो हमने सोचा ही नहीं, अगर बाएं से खींच रहे तो बाएं फूलना चाहिए, फूलता तो नहीं है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे सर नहीं नहीं नहीं, फेल्ड सर, फेल्ड, काम ही नहीं कर रहा है सर। तो आप इससे क्या करेंगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ में खींचेंगे और फिर दाएं से बाहर निकाल देंगे। एक्चुअली में क्या है, अगर फायदा नहीं हो रहा है उससे तो मैं आपको बताता हूं। बायां मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आप इसे खींच रहे हैं तो यू आर ट्राइंग टू एक्टिवेट द व्हाट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आप इसे रिलीज कर रहे हैं तो यू आर डीएक्टिवेटिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है आपकी जिंदगी में आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उदास करने के लिए, गिव अप करने के लिए, क्विट करने के लिए, आपकी कुर्सी छोड़ने के लिए, आपकी टेबल छोड़ने के लिए और आपको अय्याशी करवाने के लिए। एड्रेनलिन जिम्मेदार है। तो उससे फायदा ये होगा, जब आप इससे लेंगे उससे छोड़ेंगे तो दैट विल बी हाईली एफिशिएंट एक्सरसाइज। और इसका फायदा आपको जो है ना कम से कम 30 दिन बाद फील होना चालू होगा। वाई एलोपैथी मेडिसिन आर एडिक्टिव, आप जिस साइंस को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एलोपैथिक मेडिसिन, वाई दे आर एडिक्टिव। अभी लो 5 मिनट बाद असर है तो लोगों को लगता है वाह असर तो आया है। वाई प्राणायाम इज नॉन एडिक्टिव, बहुत टाइम लगता है तो लोगों को लगता है कुछ ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग जो है अपनी लाइफ में स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचे रहेंगे, जो आपको होगा, फील होगा। अगर आप ये काम करते हैं तो यू कैन बिकम ए मोर एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग। जिस भी किसी इंसान को या तो जीन में ये मिला हो, जीन में मिला हुआ हो कि तो शांति रहेगा। कई लोगों का जीन ऐसा होता है, मतलब उनको नींद में खींच के थप्पड़ भी मार दो तो वो ऐसे सोचते हैं मच्छर ने काट लिया होगा, वापस हो जाते हैं। कई लोगों का जीन ऐसा होता है, मतलब मच्छर था क्या, अरे यार कोई बात, मच्छर हो रहे हैं भी आजकल, हाँ ऐसा करके सो जाएगा वो, बिकॉज दे आर सो नॉन रिएक्टिव कि ठीक है जो हो रहा है सो होने दो यार क्या है।
बट अपन में से 99% लोग रिएक्टिव हैं। किसी ने थप्पड़ मारा तो उठ के भागेंगे उसके पीछे, चाहे गेट के भिड़ जाए अपन, लेकिन उसके पीछे भागेंगे। और इसलिए जो 99% लोग हैं वो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं बहुत जल्दी से, और आप में से कई लोग होंगे, मुझे पता है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि नेचुरली आप इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी बड़े स्टेज तक पहुंच नहीं पाएंगे, और गलती से पहुंच गए तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, और पहुंच गए गलती से तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपकी बॉडी में अब सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, तो आप तो सब कुछ भूल गए, एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी आपकी। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे ये सब बातें अभी काम नहीं आएंगी आपके, घबराओ मत, अरे क्या सब पढ़ाओ पढ़ाओ। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आपको ये फील होगा कि यार आज तो सब गायब हो गया माथे से, पता ही नहीं क्या हो रहा है। और जो आपको आता है उससे 50% 60% आप मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि आपको एंजाइटी हो गई, पता ही नहीं क्या हो रहा है, टाइम ही नहीं मिला। रिसेंटली मैं एक अपने साथी से मिला, उसने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि भाई मेरे साथ में ऐसा है, मैं जब अपने घर से गाड़ी लेके निकलता हूँ तो मुझे इतनी घबराहट होती है, इतनी बेचैनी होती है कि मुझे लगता है कि मैं गाड़ी से उतर के भाग जाऊँ। मेरा बीपी 180 190 रहता है। लेकिन भाई मैं आज के 2 साल पहले अपनी एक साथी के साथ में रहता था, अपने नहीं है ना, तब मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल था, मैं खुश भी था, मुझे स्ट्रेस भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ बीपी की, एंजाइटी की। मेरी नज़र में ऐसे इंसान सुपर फेल्ड इंसान है कि आप किसी इंसान के साथ में थे तब आप नॉर्मल थे। वाह क्या बात है। और अब आप अकेले युद्ध लड़ रहे हो अपने जीवन में, तो स्ट्रेस एंजाइटी है। इसका मतलब यह है कि आप आंतरिक रूप से पहले भी कमजोर थे और आप अब भी कमजोर हो। और जिन इंसानों को दवाइयां चला रही है वो इंसान कभी दुनिया नहीं चला सकते। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। दवाइयों से चलने वाले फार्मी मुर्गा दवाएं लगाते हैं उसको, वो कभी दुनिया नहीं चला सकते। और इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर में भी 50% लोग ऐसे हैं जो दवाइयां ले रहे होंगे। कई का तो आपको पता ही नहीं होगा कि भी दवाइयां ले रहे हैं, और हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे बहुत जल्दी। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी बॉडी के सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाता है। सर मैं तो डिप्रेशन में हूँ, एक चांटा दो खींच के, तब तेरे को समझाया था। अच्छा ये गड्ढा इतना गहरा है कि एक बार आप उसमें गिर गए ना तो आप बाहर नहीं आ सकते, अब निपट जाओगे आप। डिप्रेशन में गए हुए इंसान को मैंने आज तक ठीक होते हुए नहीं देखा दवाइयों से। तो अगर आप एक एक्सट्रीमली एफिशिएंट, चीयरफुल, नॉलेजेबल, एनर्जेटिक इंसान बनना चाहते हैं जिसको कोई दिक्कत नहीं है और जो सुपर एफिशिएंट है, तो आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे, एक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मली तो सभी लोग कर रहे हैं ना ब्रीदिंग, एक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ इंटरनली। और ये डिफरेंस आपको 30 दिन बाद में फील होगा, वरना तो आप लोग वही एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के 7 दिन पहले रोना चालू कर दोगे और रिजल्ट के बाद तक रोते रहोगे। खैर, ये हमारे पास में कौन है?
और ये कौन है? उससे क्या बना? किससे स्टेबलाइज होते हैं? नाम बताओ। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये वर्ड सुपर इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन कभी भी कार्बेनाइन में नहीं होता है। ओ हो, क्या बात बता दी आपने। नहीं होता है। किस में नहीं होता है? ये एक सवाल आता है क्वेश्चन। कभी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम में होता है। इट कैन बी कार्बोकेटाइन, इट कैन बी फ्री रेडिकल। हालांकि दो टाइप का होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे, बट ये एक बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैं ऐसी बातें, ये सारी जो बातें बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक टीचर का काम होता है कि स्टूडेंट को सब बातें बता दी जाए, जो कि 90% टीचर्स नहीं करेंगे। आज के बहुत समय पहले ब्राजील एक बहुत रिच बिजनेसमैन था। जहां पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलत हो। उसने बोल दिया कि मेरे पास में कार है, बेंटली जो भी आप बोले, 5 करोड़ उसकी कीमत है। मैं उसको मिट्टी में दफनाना चाहता हूं। हटाओ इसको। उसको से क्यों? बोले अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता हूं। क्यों का उत्तर मैं किसी को नहीं दूंगा। 5 करोड़ की कार। सब लोगों के बाद ध्यान चल गया, बोले 5 करोड़ की कार दफना रहा है। तारीख बता दी कि इस तारीख को दफनाऊंगा। पूरे वर्ल्ड का मीडिया वहां पहुंच गया। बोले कार दफनाई जाएगी। गड्ढा खोद दिया गया, कार गड्ढे में उतारी गई। सब लोग देख रहे हैं कि क्या बात है, क्या सीन है कि आज एक 5 करोड़ की कार को मिट्टी में दफनाया जा रहा है। गड्ढे में चलेगी कार। अब बारी थी उस पर मिट्टी डालने की, क्योंकि जो कमिटमेंट था कि दफनाई जाएगी तो दफनाई जाएगी। पूरी वर्ल्ड का मीडिया आया हुआ है, मतलब यूएस से, यूके से, इंडिया से लोग पहुंच गए वहां पे। अब जैसे ही जेसीबी ने मिट्टी डालना चालू किया, उसने बोला रुक जाओ, डोंट डू दिस। बोले क्यों? आपने तो कहा था दफनाओगे। तो उसने सारे मीडिया वालों को एक साथ बुला लिया अपने सामने। बोले इस कार को बाद में दिखाना, पहले मेरे को दिखाओ। बोले जमीन चक्रों मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हम लोग, ये कार सिर्फ 5 करोड़ की है, हम खरबों रुपए के शरीर को दफना देते हैं, जबकि उसके ऑर्गन्स जो हैं वो 5-5 करोड़ के हैं। तो क्या हमें उसे दफनाने से पहले क्या ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर देने चाहिए? क्या लीवर किसी के काम नहीं आ सकता? क्या किडनीज किसी के काम नहीं आ सकती? क्या आइज किसी के काम नहीं आ सकती? तो उसका मैसेज बेसिकली ये था कि जब 5 करोड़ की कार को दफनाने के लिए, देखने के लिए इतने सारे लोग आ गए, इतनी सारी मीडिया आ गई, एक शरीर को जब दफनाया जाता है तो कोई लोग नहीं देखते। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक शरीर की जो वैल्यू है वो 5 करोड़ से बहुत ज्यादा है। और 5 करोड़ से 10 लाख गुना जिसकी वैल्यू है वो आपकी खोपड़ी है। और खोपड़ी को ठीक रखने का एक ही तरीका है, आपके नॉस्ट्रिल्स। अगर आप एक्टिव ब्रीदिंग करते हैं तो आप अपने इस अरबों रुपए के शरीर का ध्यान रख सकते हैं। नहीं करते हैं तो उसके बाद तुम्हारी मर्जी है।
क्योंकि हो सकता है कि आपको इन सब बात की वैल्यू आज फील ना हो, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी जगह पर एक छोटे से क्लासरूम में बात बता रहा हूं, लेकिन जब मैं यही बात आज के 2-3-4 साल बाद किसी एक बड़े स्टेज पे बताऊंगा तो लोग क्या पता इस बात को समझेंगे। कम से कम जितने लोग को आज बता पा रहा हूं, अगर वो लोग इस बात को फॉलो करेंगे तो उनको उसका बहुत फायदा मिलेगा कि हम लोग हमारे शरीर का ध्यान रखें। और ध्यान रखने का मैं सिंपलेस्ट तरीका बता चुका हूं आपको कि आप ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं, वो फैसिलिटी नहीं तो कोई बात नहीं है, कम से कम ब्रीदिंग तो करिए। खैर, कार नहीं दफनाई गई, यहां चलते हैं। एक क्या था मेरे पास में, फिर एक क्या था, उससे क्या बना, उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? बहुत बढ़िया। अब ये लास्ट चीज आज की लिख रहा हूं, उसका क्लास खत्म, फिनिश, खत्म करते हैं सब। ट्रांसफर ऑफ, या नॉट ट्रांसफर, यस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिस्टम क्या होना चाहिए इसके लिए? हाँ, डीलोकलाइज करेगा तो पटरी बनी हुई होनी चाहिए पहले से, पटरी के बिना नहीं कर पाएगा डीलोकलाइज। कॉन्जुगेटेड मतलब होता है संयुग्मित। कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास 5 प्रकार का होता है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल लोन पेयर। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के टाइप है। तो रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। किसका? किसमें? कितने टाइप का होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम? कौन कौन सा? जोर से तो बोलो। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल और डबल सिंगल। याद रहेगा सब? तो एक बार रिवाइज कर लीजिए जो अपन ने पढ़ा है, बाकी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।